Hello everyone, welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss the multiple choice questions of the chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, class 10 Social Science के यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उनका आज हम डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपके निश्चित ही परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। हु वॉज फ्रेडरिक सोरेयू? फ्रेडरिक सोरेयू कौन थे? अ रिवोल्यूशनरी, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, किंग ऑफ फ्रांस और अ फ्रेंच आर्टिस्ट? तो फ्रेडरिक सोरेयू जो बुक के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक पिक्चर दे रखा है, उस पिक्चर को बनाने वाले आर्टिस्ट थे, पेंटर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रेडरिक सोरेयू। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन? फ्रेंच रिवोल्यूशन के समय फ्रांस का शासक कौन था, फ्रांस का राजा कौन था? मैरी एंटोनिएट, लुई 16, जार निकोलस और एडवर्ड सेकंड। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा जो था वो लुई 16 था। लुई 16 जो है फ्रांस का राजा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सही लुई 16। मैरी एंटोनेट लुई 16 की पत्नी थी। जार निकोलस जो था वो रूस का राजा था। रूस के राजा को जार कहा जाता है, इसलिए फ्रांस का राजा जो था लुई 16। ड्यूरिंग थर्ड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन बाय द एरिस्टोक्रेट्स इन यूरोप? 18वीं शताब्दी में यूरोप के संभ्रांत वर्ग के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? यूरोप के रिच लोग, एरिस्टोक्रेट्स जो थे, वो लोग कौन सी भाषा इनमें से बोलते थे? इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक और डच। तो ज़्यादातर यूरोपीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो थी वो फ्रेंच थी। फ्रेंच भाषा इस समय यूरोप के संभ्रांत वर्ग के लोगों द्वारा बोली जाती थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन? इनमें से कौन सा परिणाम जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन का नहीं है या फ्रेंच रिवोल्यूशन की वजह से, फ्रांसीसी क्रांति की वजह से ये नहीं हुए? पहला, यूनिवर्सल राइट ऑफ अ मैन, मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार, सार्वभौमिक अधिकार। बी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, संविधान और कानून के सामने समानता। सी, पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड इलेक्शन, लोगों की सहभागिता का प्रशासन और चुनाव। और लास्ट है डेमोक्रेसी एंड यूनिवर्सल सफरेज, लोकतंत्र और सभी को मताधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के सभी लोगों को वोट का राइट नहीं मिला था। सिर्फ कुछ रिच लोग थे जो एक सर्टेन इनकम से ज़्यादा जिनकी अर्निंग थी वही लोग वोट कर सकते थे, वो भी मेल्स ही, फीमेल्स को राइट नहीं था। तो ये यूनिवर्सल सफरेज जो है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन का इफेक्ट नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। बाकी तीनों जो है इसके इफेक्ट्स में थे। इसके बाद राइट ऑफ मैन जो है वो डिक्लेयर किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, और पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन के थ्रू फ्रांस में होने लग गया था। तो ये तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं। डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट? राष्ट्र राज्य की संकल्पना में इनमें से कौन सा जो है वो उस संकल्पना में नहीं आता है? ए, क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री, निश्चित सीमा वाला देश। बी, नेशनल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन कल्चर एंड हिस्ट्री, राष्ट्रीयता की पहचान संस्कृति और इतिहास के आधार पर। सी, सॉवरेनिटी, सार्वभौमिकता। और डी, फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की, मोनार्की यानी निरंकुशवाद से आज़ादी, तानाशाही शासन से आज़ादी। तो जो नेशन स्टेट था वो फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की की बात नहीं करता था, वो जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की। तो ये जो है पांचों क्वेश्चन के आंसर हैं। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वियना कांग्रेस वॉज कन्वीन्ड इन 1815 फॉर व्हाट पर्पस? 1815 में आयोजित वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? ए, टू डिक्लेयर कंप्लीशन ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन की या एकीकरण की घोषणा करने के लिए। टू रेस्टोर कंजर्वेटिव रेजिम इन यूरोप, यूरोप में जो है कंजर्वेटिव की को रेस्टोर करने के लिए। टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट फ्रांस, फ्रांस के अगेंस्ट जो है युद्ध की घोषणा के लिए। और डी, टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए
तो ये जो 1815 का वियना कांग्रेस था, इसमें पूरे यूरोप में फिर से कंजर्वेटिव जो परंपरावादी शासन व्यवस्था है उसको फिर से लागू करने के लिए ये आयोजित की गई थी। फ्रांस और नेपोलियन द्वारा जितने भी चेंजेस किए गए थे वो यहाँ पर सारे कैंसिल कर दिए गए थे। तो ये जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, टू रेस्टोर कंजर्वेटिव रेजिम इन यूरोप। फिर 7th क्वेश्चन है, विच ईयर वॉज नोन एज द ईयर ऑफ डियर ब्रेड। महंगी ब्रेड या खाने की जो रोटी थी उसकी कीमत बहुत बढ़ गई थी, वो कौन सा ईयर था जिसे डियर ब्रेड के रूप में जाना जाता है यूरोप में। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1815। 1815 में इस तरह की बहुत सारे जो है घटनाएं हुई और जिसी की वजह से फ्रांस की क्रांति हुई, जहां खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी। तो इसे 1815 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर 8th क्वेश्चन है, नेम द स्टेट विच लैड द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। इटली के एकीकरण की प्रोसेस किस राज्य के नेतृत्व में स्टार्ट हुई थी, कौन सा राज्य ने लीड किया था इस प्रोसेस को, इटली के एकीकरण की प्रोसेस को। ए रोम, बी प्रूशियस, डी वियना। तो यहाँ पर प्रूशिया और वियना दोनों इटली के राज्य नहीं थे, रोम इटली का राज्य था लेकिन ये पोप के कंट्रोल में था। तो इस क्वेश्चन का जो है रोम आंसर नहीं हो सकता, प्रूशिया नहीं हो सकता, वियना नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इसका सार्डिनिया पिडमोंट, जो कि इटली का सबसे बड़ा स्टेट था। यहीं के केबूर और यहाँ की रूलर की लीडरशिप में ये इटालियन यूनिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री यूज मारियान एज इट्स एलेजरी। मारियान के प्रतीक के रूप में मारियान का प्रतीक किस देश के रूप में यूज़ किया गया था, देश के चिन्ह के रूप में मारियान का जो है कहाँ माना गया था, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी का जो एलेजरी फिगर था वो था जर्मेनिया और फ्रांस का एलेजरी फिगर था मारियान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, फ्रांस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 10th क्वेश्चन है, जोल्वेरन वॉज जोल्वेरन क्या था। डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन, एक राजनीतिक संस्थान था, कस्टम यूनियन था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन था या ट्रेड यूनियन था। तो जोल्वेरन वॉज ए कस्टम यूनियन, जहां जर्मनी के 39 राज्यों में जो है अलग अलग टैक्सेस का सिस्टम बंद करके सिर्फ 2 ही टैक्स रखे गए थे। तो इट वॉज ए कस्टम यूनियन। ठीक है, ये जोल्वेरन जो है एक कस्टम यूनियन था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। राष्ट्र के एकीकरण के लिए किसके द्वारा ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, रक्त और लौह की नीति जो है किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो रक्त और लौह की नीति को अपनाने वालों में इसमें कौन हो सकते हैं, ए गैरिबाल्डी, बी ओटो वन बिस्मार्क, सी मैजिनी और डी मैटरनिक। तो ये जो रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जर्मनी के ओटो वन बिस्मार्क ने अपनाई थी जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। फिर आते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कब अस्तित्व में आया, 1789, 1798, 1701 या 1801। तो यूनाइटेड किंगडम जो है ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अस्तित्व में आया 1801 में। ठीक है, 1801 में आयरलैंड के मर्जिंग के साथ ही जो है ये यूनाइटेड किंगडम पूरा बन गया था। तो 1801 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से 13 क्वेश्चन है, हु सेड दैट इटली वाज मियरली ए जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन। किसने ये कहा था कि इटली सिर्फ एक भौगोलिक इकाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसका ये कहने वाला था ऑस्ट्रिया का चांसलर चार्ल्स मैटरनिक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर है, विच वन वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द बाल्कन रीजन। इनमें से कौन सा देश बाल्कन क्षेत्र का भाग नहीं था। बाल्कन क्षेत्र जो टर्की ओटोमन एम्पायर के अंडर में था, यूरोप का साउथ ईस्ट का जो पार्ट है, साउथ ईस्ट में ओटोमन एम्पायर के अंदर ये था 15वीं सेंचुरी से, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश थे। तो इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं था। तो क्रोएशिया जो थे वो बाल्कन रीजन का कंट्री था, बोस्निया हर्जेगोविना भी था, सर्बिया भी इसका कंट्री था, बेल्जियम जो है वो इसका पार्ट नहीं था। तो बेल्जियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर इन विच सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किस सदी में हुआ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के बाद यूरोप की सभी कंट्रीज़ में ये राष्ट्रवाद की भावना जो है स्प्रेड हुई थी, और ये जो है इसका आंसर सही होगा 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन जो 1848 और ये जितनी भी क्रांतियाँ हुई, 1815 की फ्रेंच रिवोल्यूशन है, 1848 की रिवोल्यूशन है, इटली का यूनिफिकेशन और ये सारे सब है 19th सेंचुरी की जो है सारी घटनाएं हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 19th सेंचुरी, ऑप्शन सी। फिर इसके बाद बात करते हैं 16 क्वेश्चन, हु फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी मिलिटिया रेड शर्ट। रेड शर्ट नाम की क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रेड शर्ट जो है वो इटली के यूनिफिकेशन से संबंधित एक जो है वॉलंटरी आर्मी थी और इसका संस्थापक था ज्यूसेपी गैरिबाल्डी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट आर्मी, एक रिवोल्यूशनरी वॉलंटरी आर्मी बनाई थी इटली के यूनिफिकेशन के लिए, और साउथ के जो सिसिली स्टेट से इसी रेड शर्ट आर्मी की मदद से गैरिबाल्डी ने जीते थे। फिर 17 क्वेश्चन है, पेरिस विटनेस एन अपहीवल इन 1848 विच फोर्स्ड मोनार्क लुइस फिलिप टू लीव द सिटी। 1848 में लुइस फिलिप जो यहाँ का राजा था उसे पेरिस शहर छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पर जनता का एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था। द अनरेस्ट वॉज कोज्ड बाय, ये जो जनता का विद्रोह या विरोध था वो किस कारण से था? ए टैक्स राइज, बी फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सी इंडस्ट्रियल क्राइसिस और डी ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो जनता के इस विद्रोह का या विरोध का मेन कारण जो था, फ्रांस की ज़्यादातर क्रांतियों में फूड ही एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से ये हुई थी। तो फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज द रीज़न बिहाइंड द अपहीवल इन 1848 इन पेरिस। फिर सिविल कोड ऑफ 1804 एनफोर्स थ्रू आउट द फ्रेंच टेरिटरीज। 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस के सभी भागों में सिविल कोड जो है, नेपोलियनिक कोड जिसे कहते हैं, वो अप्लाई कर दिया था, इम्प्लीमेंट किया था। उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? ए एबोलिश प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, तो नेपोलियनिक कोड में ये किया गया था, सभी बर्थ के बेस पे प्रिविलेजेस को समाप्त किया गया था। बी एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी को समानता भी दी गई थी, ये भी करेक्ट है। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का राइट भी सभी को दिया गया था, ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है। फिर आते हैं 19 क्वेश्चन, नेपोलियंस इन्वेजन वर रिसेंटेड इन सेवरल कंट्रीज ड्यू टू। नेपोलियन के जो आक्रमण किए गए थे उनका बहुत सारे देशों में विरोध हुआ और बहुत से लोगों ने नेपोलियन को रोकने की कोशिश भी की। तो उनके क्या रीज़न थे, किस वजह से नेपोलियन को रोकने की कोशिश की गई? ए इंक्रीज टैक्सेस, सेंसरशिप एंड फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू आर्मी। नेपोलियन द्वारा टैक्स बढ़ाए गए थे, सेंसरशिप लगाई गई थी, आर्मी के ऊपर कंट्रोल किया गया था, इन सब वजह से। बी पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड, लैंग्वेज इश्यू, नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब था, ट्रेड को रोक दिया गया था, लैंग्वेज का इशू भी था इस वजह से। या फिर सी डोमिनेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड आर्मी इन एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेंच आर्मी में और राज्य में जो है उच्च वर्ग के लोगों का डोमिनेंस था और आर्मी में भी उनका महत्व ज़्यादा था। या डी ग्रोथ ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर लगता है डी ऑप्शन, क्योंकि यूरोप के सभी देशों में नेशनलिज्म की फीलिंग इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि नेपोलियन का सभी देशों ने विरोध करना स्टार्ट किया था। तो दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड द रिसेंटमेंट ऑफ नेपोलियंस आर्मी। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 क्वेश्चन है, नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ। ठीक है, नेपोलियनिक कोड कब लागू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1804 में, जब नेपोलियन फ्रांस का राजा अपने आप को डिक्लेयर कर देता है। तो 1804 इज़ द करेक्ट आंसर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ नेपोलियन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, लिबरल नेशनलिज्म विच डोमिनेट यूरोप इन अर्ली 19th सेंचुरी सपोर्टेड। लिबरल नेशनलिज्म या उदारवादी राष्ट्रवाद जो है, जिसने यूरोप को 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था, वो किन किन आइडियाज़ को सपोर्ट करता था? तो उदारवादी राष्ट्रवाद जो है, ए पर्सनल फ्रीडम को सपोर्ट करता था, ये सही होगा। बी अबोलिशिंग प्रिविलेज ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्जी, जो एरिस्टोक्रेसी और क्लर्जी जो ऑर्डर्स थे उनको जो भी प्रिविलेज दिए गए थे उनको ख़त्म करना चाहता था, ये भी सही होगा इसका। सी डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की मांग कर रहा था, ये भी सही है। तो ये सभी मांगे जो है लिबरल नेशनलिज्म द्वारा की गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिमांड ऑफ द लिबरल्स। इनमें से कौन सी लिबरल्स की, उदारवादियों की मांग नहीं थी? ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बी यूनिवर्सल सफरेज,
सी कंजर्वेटिव मोनार्की और डी फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। तो ये जो लिबरल्स थे वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट और उसकी डिमांड कर ही रहे थे, सभी के लिए मतदान भी ये चाह रहे थे, ये मार्केट को भी फ्री करना चाह रहे थे, लेकिन ये फिर से यूरोप में कंजर्वेटिव मोनार्की सिस्टम नहीं चाह रहे थे, ये तो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कंजर्वेटिव मोनार्की। इट वॉज नॉट द डिमांड ऑफ लिबरल्स। 23rd question, Johann Gottfried, a German philosopher, believed that the true German culture was to be discovered. जोहान गॉटफ्रीड एक जर्मन फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। उनके अनुसार जर्मनी के ट्रू कल्चर को कहाँ प्राप्त किया जा सकता, कहाँ जर्मन कल्चर का पता लग सकता था। इन क्लासिकल जर्मन लिटरेचर, जो जर्मनी का क्लासिकल लिटरेचर है उसमें, बी अमोंग कॉमन पीपल, साधारण जनता में, सी इन फेरी टेल्स, जो है परियों की कहानियों में, या इन इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य में जर्मन कल्चर को ढूंढा जा सकता है। तो जोहान गॉटफ्रीड के अनुसार इसका सही आंसर होगा अमोंग द कॉमन पीपल। उनके अनुसार साधारण सामान्य लोगों के बीच में ही ट्रू जर्मन कल्चर को पाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आफ्टर नेपोलियंस डिफीट द टेरिटरीज ऑफ पोलैंड वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग। नेपोलियन की हार के बाद पोलैंड के जो पार्ट्स थे वो कौन से देशों ने आपस में बांट लिए। ठीक है, तो नेपोलियन ने पोलैंड को जीत लिया था, लेकिन 1815 में उसकी हार के बाद वियना कांग्रेस में पोलैंड को डिवाइडेड कर दिया गया। कौन कौन से देशों के बीच में? ए रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, बी ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड एंड प्रूशिया के बीच में, सी फ्रांस, इंग्लैंड एंड प्रूशिया के बीच में, और डी इंग्लैंड, प्रूशिया एंड रशिया के बीच में। तो इसका सही आंसर है रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, तीनों में या आ रहा है, ये याद रखना आपको। ये तीनों ही कंट्रीज जो थे इन्होंने पोलैंड को अपने में डिवाइड कर लिया, इन्होंने आपस में इसको बांट लिया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आफ्टर द वियना कांग्रेस, अ नंबर ऑफ पोलिश प्रीस्ट वर सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज फॉर व्हाट। वियना कांग्रेस के बाद जब पोलैंड पर रशिया ने अधिकार कर लिया था, तो बहुत सारे जो पोलिश प्रीस्ट थे, पोलैंड के जो क्लर्जी सेक्शन के लोग थे या पादरीज थे, उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया। क्यों? ए ब्रिंगिंग रिलीजियस रिफॉर्म इन साइबेरिया, साइबेरिया में धार्मिक सुधार करने के लिए, बी नॉट प्रीचिंग इन रशियन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज में उपदेश न देने के लिए, सी ऑपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जो भी संवैधानिक सुधार हो रहे थे उनका विरोध करने की वजह से, या डी होल्डिंग सीक्रेट मीटिंग्स, जो है सीक्रेट गुप्त मीटिंगें करने की वजह से। तो वियना कांग्रेस के बाद जो है रशिया की सरकार ने पोलैंड के जो प्रिस्ट थे उनको साइबेरिया रशियन लैंग्वेज में प्रीचिंग न करने की वजह से भेजा था। तो ऑप्शन का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन का ऑप्शन बी। फिर 26 है, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, किंग ऑफ प्रूशिया, रिजेक्टेड द टर्म्स ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बिकॉज। जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था, प्रूशिया का राजा था, जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पूरे जर्मन कन्फेडरेशंस था उसका रूलर जो है बनाया जा रहा था, लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या रीज़न था? ए द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द पार्लियामेंट वांटेड द मोनार्क टू बिकम अ सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। ये जो नया संविधान फ्रैंकफर्ट असेंबली में बनाया जा रहा था, उसमें राजा को, जो कि फ्रेडरिक विलियम को बनाया जाना था, उसको इस संविधान के अंदर रखा गया था। वो संविधान के अंदर रहकर कार्य करेगा। तो ये रीज़न था। दूसरा, द पार्लियामेंट डिडंट हैव द सपोर्ट टू द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री हेड्स। ये जो पार्लियामेंट आयोजित की गई थी उसको संभ्रांत वर्ग और मिलिट्री हेड्स जो थे, सेना के कमांडर थे, उनका सपोर्ट नहीं था। सी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जर्मन पीपल। इस पार्लियामेंट के मेंबर जो थे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। और डी द पार्लियामेंट डिडंट हैव वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, और इस पार्लियामेंट में महिला प्रतिनिधि नहीं थी। तो इसका मेन रीज़न ये था कि जो फ्रेडरिक विलियम है इस बात से नाराज़ था कि उसे इस संविधान के बनने के बाद पार्लियामेंट के अंडर रहकर रूल करना पड़ेगा। वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को रिजेक्ट कर दिया, उसमें पार्टिसिपेट ही उसने नहीं किया। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। ड्यूरिंग द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हेल्ड इन सेंट पॉल चर्च ऑन 18 मई 1848 वुमेन वर अलाउड टू। 1848 की जो पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी, उसमें महिलाओं को अनुमति दी गई थी। किस चीज़ की? ए टू वोट,
मत देने के, बी पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में पार्टिसिपेट करने के लिए, सी स्टैंड इन विजिटर्स गैलरी में खड़ा रहकर सारा सब कुछ शांति से देखने के लिए, या डी दे वुड नॉट अलाउड टू एंटर द प्रीमाइस, या उन्हें उस फ्रैंकफर्ट असेंबली के सेंट पॉल चर्च में अंदर ही नहीं आने दिया गया था। तो यहाँ पर इस असेंबली में सेंट पॉल चर्च में महिलाओं को आने तो दिया गया था, लेकिन उनका जो रोल था सिर्फ विजिटर्स गैलरी में बैठकर सिर्फ जो भी क्या प्रोसीडिंग चल रही थी उसको देखना था। तो इसका आंसर है स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, इसी चीज़ के उन्हें अलाउ किया गया था। बाकी किसी तरह का कोई उन्हें न तो वोट का राइट दिया गया था, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का, और न ही वो जो है ये डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस इन 1871 अंडर द लीडरशिप ऑफ। जर्मनी का यूनिफिकेशन जो 1871 में हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए काइजर विलियम फर्स्ट एंड द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, काइजर विलियम फर्स्ट और उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में, बी मोनार्क विल्हेम फोर्थ एंड हिज चीफ मिनिस्टर गैरिबाल्डी, विल्हेम फोर्थ और उसके मुख्य मंत्री प्रधानमंत्री गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, बिस्मार्क और गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, या फिर डी मैजिनी और गैरिबाल्डी में। तो मैजिनी गैरिबाल्डी जितने भी हैं ये सब इटली के यूनिफिकेशन से संबंधित है। बिस्मार्क और काइजर विलियम जो है, जिसे बाद में जर्मनी का राजा बनाया गया था, उनकी लीडरशिप में ये जर्मन यूनिफिकेशन हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। फिर है 29 क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1770 आफ्टर। 1770 में ग्रेट ब्रिटेन का जो अस्तित्व में आया वो किसके बाद आया? तो इंग्लैंड एक अकेला कंट्री था, लेकिन 1770 में एक्ट ऑफ यूनियन के बाद उसने जो है स्कॉटलैंड को भी इसमें मर्ज कर लिया था। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, स्कॉटलैंड वॉज मर्ज इनटू इंग्लैंड। ठीक है। फिर 30th क्वेश्चन है, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन। आयरलैंड को फोर्सिबली इंग्लैंड ने कब अपने यूनाइटेड किंगडम में मर्ज किया या मिलाया? तो इसका आंसर है 1801, 1801 में जो है उसे मर्ज किया गया था। फिर 31, हु सेड ट्रू जर्मन कल्चर इज टू बी डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल। इनमें से किसने कहा था कि जर्मनी की जो सही संस्कृति है उसे देखना है तो सामान्य लोगों में उसे देखा जाना चाहिए? ए ओटो वन बिस्मार्क, बी हिटलर, सी जोहान गॉटफ्रीड हर्डर और डी चार्ल्स मैटरनिक। तो ये जो है क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कहा गया है जोहान गॉटफ्रीड हर्डर द्वारा। इस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्टेड करके या ऑप्शंस में अलग अलग तरह से पूछा जाएगा, तो आपको सभी तरह से इसको याद रखना है। सिर्फ एक ही बात याद रखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि जोहान गॉटफ्रीड ने ये कहा था और क्या कहा था और किसके बारे में कहा था। तो ऑप्शन सी, जोहान गॉटफ्रीड सेड ट्रू जर्मन कल्चर इज टू बी डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, हु वॉज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग 1850। 1815 की वियना कांग्रेस के समय, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में कंडक्ट की गई थी, उस समय उसका चांसलर कौन था? ए जुसेपी मैजिनी, बी जुसेपी गैरिबाल्डी, सी चार्ल्स मैटरनिक और डी ओटो वन बिस्मार्क। तो मैजिनी, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क ये तीनों जो है वो ऑस्ट्रिया से संबंधित नहीं थे, इटली और जर्मनी के थे। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी चार्ल्स मैटरनिक। चार्ल्स मैटरनिक इज द करेक्ट आंसर, was the chancellor of Austria during 1815. फिर यंग इटली एंड यंग यूरोप वर द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय। यंग इटली और यंग यूरोप नाम की जो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है किनके द्वारा फॉर्म की गई थी, स्थापित की गई थी? ए जुसेपी मैजिनी, बी जुसेपी गैरिबाल्डी, सी चार्ल्स मैटरनिक और डी ओटो वन बिस्मार्क। तो यंग इटली और यंग यूरोप जो है यूरोप की सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी जुसेपी मैजिनी द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। फिर 34 क्वेश्चन है, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। यह किसके लिए कहा गया? ए नेपोलियन, बी जुसेपी मैजिनी, सी चार्ल्स मैटरनिक और डी ओटो वन बिस्मार्क। तो ये जो वाक्य हैं ये चार्ल्स मैटरनिक ने कहे थे, लेकिन ये कहे थे जुसेपी मैजिनी के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जुसेपी मैजिनी। अब यहाँ आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि चार्ल्स मैटरनिक ने मैजिनी के लिए कहा था ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर।
और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 35th क्वेश्चन, व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। हु सेड दीज वर्ड्स, ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए थे? ए नेपोलियन, बी जुसेप इमेजिनी, सी चार्ल्स मैटरनिक और डी ओटोवान बिस्मार्क। तो ये वाक्य जो है वो चार्ल्स मैटरनिक ने ही कहे थे। तो ये दो कोटेशन है मैटरनिक के जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ही। जो पहले का क्वेश्चन था वो, और ये क्वेश्चन, जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि फ्रांस में कोई घटना होती थी उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता था, इस वजह से मैटरनिक ने ये कहा था। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम अगले किसी दूसरे चैप्टर के ऐसे ही MCQ क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।